विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा। मैं आपको एमए फाइनल का 4th पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आज उसी के एक छोटे से हिस्से या टॉपिक कह लूँ, जिसे मैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको पृष्ठभूमि इसकी बताना चाहूँगी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के प्रश्न पर 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। 1940 में उन्हें नागरिकता अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण बंदी बना लिया था। 1941 में भारत से लुप्त होकर अफगानिस्तान के मार्ग से जर्मनी पहुंच गए। यहाँ हिटलर ने उनका बड़ा सम्मान किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोहन सिंह ने जापान ने आज़ाद हिंद फौज का गठन प्रारंभ कर दिया था। सुभाष चंद्र को जब ये बात पता चली तो वो जापान चले गए। तो ये तो एक छोटी सी पृष्ठभूमि हुई। अब आता है हमारा दूसरा बिंदु कि कैसे आज़ाद हिंद फौज व्यवस्थित हुई और किस तरह से जो है आज़ाद हिंद फौज ने अपना काम किया। 1943 में 43 में व्यवस्थित रूप में आज़ाद हिंद फौज, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, का गठन सुभाष ने जापान के प्रधानमंत्री टोजो की सहायता से किया और रंगून में अपना प्रधान कार्यालय स्थापित किया। सुभाष ने यहाँ गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन की तुलना में शक्ति के सहारे भारत को आज़ाद कराने की कोशिश की। 12 जुलाई 1943 में सिंगापुर में उन्होंने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। 1944 के पूर्वार्ध में आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा व अराकान में अच्छी सफलता हासिल की। लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध का क्लाइमैक्स आ रहा था और इस क्लाइमैक्स में 1945 में अगस्त में जापान ने हथियार डाल दिए। और क्योंकि आपको मालूम है कि जापान इसका केंद्र था आज़ाद हिंद फौज का, तो इस कारण से आज़ाद हिंद फौज को भी युद्ध बंद करना पड़ा। अब आता है कि युद्ध बंद हो गया और आज़ाद हिंद फौज एक तरह से शांत हो गई। तो फिर उसके बाद का इतिहास आगे का क्या रहा। तो अब हम तीसरे बिंदु में ले रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर किस तरह से अंग्रेजों ने मुकदमा किया। इसके लिए सैनिक अधिकारियों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। जब लोगों को इस बात का पता चला तो बड़ा देशव्यापी आक्रोश फैला। सारे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और भारतीय सेना के तत्कालीन सेनापति सर सी आचिनलेक ने 26 नवंबर 1945 को वेबल को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि मुझे इसमें स्वयं कोई संदेह नहीं है कि इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकांश सदस्यों, विशेषकर नेता लोगों को यह यकीन है कि सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त हैं। सुभाष चंद्र बोस पर उनका गहरा प्रभाव है और उनका व्यक्तित्व एक अटल चट्टान की तरह से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन के समानांतर सुभाष चंद्र बोस का भी यहाँ पर परचम लहरा रहा था। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जो राजनीति वो सरगर्मी से उबल रही थी और उस समय सुभाष चंद्र बोस का एक अच्छा खासा प्रभाव था। और ये प्रभाव किस रूप में देखने को मिलता है, ये मैं आपको अब अंतिम अपने बिंदु में बता रही हूँ कि कैसे अंग्रेज सरकार को भी बीच बचाव करके आज़ाद हिंद फौज के जो नेता थे उनकी रिहाई करनी पड़ी। और फिर इसके पश्चात एक छोटा सा आकलन मैं आज़ाद हिंद फौज के करूँगी। तो इस समय जब सारा देश उबलने लगा और
इस तरह का होने लगा, तो उन्हें लगा कि शायद गांधी वाले रास्ते से ही लोगों को ले जाना ठीक रहेगा। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग किया और प्रयोग करके आज़ाद हिंद फौज के जो 3 कमांडर थे खास, शाहनवाज, सहगल और ढिल्लों, इन तीनों को रिहा कर दिया। इससे कांग्रेस में भी नवचेतना आई और देश में भी एक खुशी की लहर दौड़ गई कि अंग्रेजों ने इस तरह से आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख कमांडरों को रिहा कर दिया है। और अब आखिर में मैं आ रही हूँ कि आज़ाद हिंद फौज का हम क्या मूल्यांकन कर सकते हैं। इस संबंध में मैं आपको के.ई. घोष की पुस्तक के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका टाइटल है द रोल ऑफ ऑनर। इस पुस्तक में उन्होंने सही समीक्षा की है और लिखा है कि आज़ाद हिंद फौज की जितनी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है। भारत को आज़ाद कराने में उन्होंने बड़ी से बड़ी अपनी कुर्बानी दी। यह स्वाधीनता इनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई के परिणाम स्वरूप ही मिली है। यानी कि घोष का कहना है कि जो हमें स्वाधीनता मिली उसमें आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का बहुत अहम रोल है, हिस्सा है और हमें उसे ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये बच्चों संक्षेप में आज मैंने आपको आज़ाद हिंद फौज में बताया। अगले लेक्चर्स में हम इसी बिंदुओं पर आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू।